नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना महामारी के दबाव में लगातार 2 तिमाही तक बड़ी गिरावट झेलने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने आखिरकार अब मंदी को ऐसा लगता है मात दे दी है। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ने गिरावट से बाहर आकर 0.40% की विकास दर हासिल कर ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की शुरुआती 2 तिमाहियों में विकास दर 0 से काफी नीचे थी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी तकनीकी तौर पर मंदी की चपेट में थी। हालांकि वी आकार में तेज सुधारों के बूते अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में मंदी को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल जून तिमाही में जहां विकास दर 0 से 23.9% नीचे थी, वहीं जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में ये 7.3% की गिरावट का सामना कर रही थी। अक्टूबर के बाद से ही औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई और सरकार ने कई जो उपाय किए और इसके अलावा घरेलू उत्पादन और खपत बढ़ने से तीसरी तिमाही में विकास दर 0.40% पर पहुंच गई। एनएसओ ने बताया कि 2019-20 की तीसरी तिमाही में 3.3% विकास दर रही थी। सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी को मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो 2020-21 की तीसरी तिमाही में इसका आकार 36.22 लाख करोड़ पहुंच गया, जो कि 19-20 की इसी तिमाही में 36.08 लाख करोड़ था। और इस तरह घरेलू उत्पादन में 14,000 करोड़ का इजाफा हुआ है, जो करीब 0.40% ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि चिंताएं खत्म हो गई, चिंताएं अब भी बरकरार हैं। एनएसओ के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में आने वाली गिरावट के अनुमान को उसने बढ़ा दिया है और सरकार ने जनवरी में 7.7% गिरावट का अनुमान जताया था, जिसे अब एनएसओ के मुताबिक 8% के आसपास रहेगा। तो समझेंगे इन संकेतों को, मंदी से बाहर निकलती अर्थव्यवस्था को, लेकिन इसके बावजूद गिरावट के अनुमान को बढ़ाने की जरूरत क्यों है और जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं उनका असर कब तक और किस तरीके से हमें अर्थव्यवस्था पर नजर आएगा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरविंद वर्मानी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और चेयरमैन हैं एग्रो फाउंडेशन से। आपका स्वागत है सर। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टीओआई से। आपका भी स्वागत है। अभिनव प्रकाश हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आपका स्वागत है। शुरुआत मैं अरविंद सर आपसे करना चाहूँगा, कैसे देखते हैं इस नए आंकड़े को? हालांकि पहली बार ऐसा लग रहा है जो संकेत हैं कि अब अर्थव्यवस्था ने मंदी के उस दौर से जो नेगेटिव जोन था उससे बाहर आकर पॉजिटिव जोन को टच कर लिया है। तो हमने कई बार ये आपके प्रोग्राम पे भी डिस्कस किया है और कुछ महीनों से हम कह रहे थे कि रफली Q3 में 0% प्लस माइनस होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पेंडेमिक के टाइम अनसर्टेनिटी इतनी है कि एग्जैक्ट फोरकास्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है और गेस वर्क हो जाता है अगर आप प्रिसाइज करें तो बेसिकली वो फोरकास्ट हमारा ठीक निकला है। तो 0 से ज़्यादा करके जैसे आपने बताया 0.4% निकला है। तो एक तो ये है। दूसरी बात है जो आपने कही कि नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स ने जो एडवांस एस्टिमेट था, बेसिकली एनएएस को एडवांस एस्टिमेट देना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ताकि वो अपने बजट में इस्तेमाल कर सके। ये मेरे टाइम से प्रोसेस शुरू हुआ था कि ऑफिशियल नंबर हमें यूज करने पड़ते हैं बजट में, तो हम उनको अर्ज करते थे और वो तब से ये एडवांस दे देते हैं। एक्चुअल नंबर अब जो आया है वो है, तो वो खाली एनएएस के डेटा पे डिपेंड करता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने एडजस्ट डाउनवर्ड कर दिया है, वो थोड़ा इशू है। और इस कॉन्टेक्स्ट में तीसरा पॉइंट मैं करूंगा कि ऑल द नॉर्मल जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, वो सब स्टेडी रिकवरी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम उस पे आती है अगेन, जो हमने पहले भी कई बार दोहराया है, बट एक बारी फिर इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कॉन्टैक्ट सर्विसेज बोल रहे हैं। हमारी रिसर्च आपको याद ही है कि हमने ईग्रो रिसर्च की बात की थी और ये कॉन्टैक्ट सर्विसेज है। पर बिफोर आई कम टू दैट, एक चीज याद करनी चाहिए कि माइनिंग में रिकवरी स्लो है, पर ये पुरानी प्रॉब्लम है, इसमें लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ना ध्यान में रख के सारी गोवा आयरन और इंडस्ट्री शट कर दी थी और फिर और एनवायरमेंटल इश्यूज पे जैसे स्टरलाइट का
कॉपर स्मेल्टर बंद कर दिया है, तो उसमें कोई अलग सी चीजें हैं, तो उसको अभी सेपरेट रखते हैं। वो पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, उसको उसका हल नहीं निकला है क्योंकि जुडिशली उसमें इन्वॉल्व है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, फाइनल पॉइंट जो आप देखिए, वो है मेजर आइटम्स उसमें है, जो ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह, वो उसकी रिकवरी अभी नेगेटिव रह रही है। और दूसरा एस्पेक्ट है जो पर्सनल सर्विसेज, जो प्रिलिमिनरी डेटा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, बट बेसिकली इसमें वो है पर्सनल सर्विसेज। तो ये दोनों चीजें कोविड के साथ लिंक्ड हैं। तो कोविड का अभी भी डर है, कंटेजन जिसको कहते हैं हम, कि अगर हम क्लोज स्पेसेस में, जैसे मैरिज पार्टीज में जाएंगे, बंद जगह पे होंगे, उससे डर रहता है कि कंटेजन हो जाएगा। तो इसमें स्लो रिकवरी हो रही है। मैं बस फाइनल पॉइंट ये बोलूंगा कि हमने इस बहुत अर्ज किया था, पर शायद समझ, क्योंकि ये नई चीज है, ये न्यू इशू है, अभी वो समझ ना स्टेट गवर्नमेंट्स को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंची है कि ये इंसेंटिव देना पड़ेगा, इसका सिग्नल देना पड़ेगा कि लोग, जैसे मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इसमें वायरस क्वालिटी फिल्टर्स लगाएं। अगर ये हम इंसेंटिव दें, ये मैसेज दें, तो इसकी भी रिकवरी स्पीड अप हो सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज जो मैं 6 महीने से दे रहा हूं, ये अभी पहुंचा नहीं है गवर्नमेंट को। सो एक ये वीकनेस रह गई है। बट ओवरऑल, जैसे आपने कहा, एब्सोल्युटली राइट, जो रिकवरी बड़ी अच्छी तरह हो रही है और होती रहेगी। सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि जिस तरीके से हम वी शेप रिकवरी की जब बात करते हैं, और ये तीसरी तिमाही की जो आंकड़े हैं साफ इशारा कर रहे हैं कि हम नेगेटिव जोन से, उस गहराई से बाहर निकलते हुए पॉजिटिव जोन में हम एंट्री कर चुके हैं। अब इसके पीछे के अगर फैक्टर्स को समझे, क्योंकि वही फैक्टर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे, जैसा कि विरमानी सर ने कहा, उसके साथ ऐड ऑन करेंगे, तो शायद ये रफ्तार बढ़ेगी। और जो 0.4 का आंकड़ा हम देखते हैं तीसरी तिमाही में, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये रफ्तार हम उस दिशा में जा पाएंगे जिसका आकलन कुछ दिन पहले हम अंदाज़ा लगा रहे थे। तो क्या बड़े फैक्टर हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल पर रहे हों या इंसेंटिव के लेवल पर रहे हों, या फिर जो सरकार के अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो मैं कहूँ कि प्रोडक्शन लिंक जो एक स्कीम्स की बात हो रही हो, क्या बड़े फैक्टर आपकी नज़र में हैं? देखिए, जो 3-4 सेक्टर जहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है, वो है आपका कृषि का क्षेत्र, जहाँ पर लगभग 4% की वृद्धि हुई है, और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में अच्छी वृद्धि रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आ गए हैं। तो ये जो है अच्छे संकेत हैं। जो अगर आप इस वर्ष का पूरा आकलन करें, तो जो सबसे ज्यादा जो गिरावट आई थी वो पहले तिमाही में आई थी, जो कि अप्रैल से जून के दौरान, और वह पूरा ही लॉकडाउन से संबंधित था। और जो अगली तिमाही में जो है वो -7% के आसपास में रहा है, वह क्योंकि हमने धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, इस वजह से वहां पर पहुंचे। लेकिन जैसा कि आरबीआई ने भी कहा है कि जो तीसरी तिमाही में, यानी कि जो अक्टूबर से दिसंबर का जो ये पीरियड था, इसमें पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां पर भी गिरावट रहेगी, और चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच में ही वृद्धि रहेगी। तो वह एक काफी निश्चित रूप से काफी पॉजिटिव संकेत है कि हमने दिसंबर में जो तिमाही खत्म हुए उसमें भी हमने वृद्धि रखी है। जो मुख्य कारण वो है कि इकोनॉमी खुलती गई है, लगभग हम जो पहले का जो लेवल है वहां पर पहुंच गए हैं। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि पब्लिक स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो गया, रोड ब्रिज वगैरह बनाने में, उसमें काफी वृद्धि हुई है। तो उसका निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काफी असर दिखेगा। और जो स्टेप्स लिए गए हैं, अब वो तो मतलब ऐसे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कम है, कुछ कहते हैं ज्यादा है, पर हाँ, सरकार ने खर्च अपनी बढ़ाई है, और इसका निश्चित रूप से, और खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि एसेट क्रिएशन के प्रति रखा है, जिसका निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को ज्यादा रोड हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें नजर आएगा, और इससे सीमेंट और स्टील वगैरह के क्षेत्रों में भी डिमांड बढ़ने का अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है।
अभिनव, एक तरफ अगर हम सरकार के खर्चों को देखें और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थशास्त्र के नज़रिए से कि वो कितना टारगेटेड है और किस तरीके से रिजल्ट को कितने कम समय में इस वक्त वो नज़र आ रहा है, एक शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। वो क्या बड़े फैक्टर आपको लगते हैं जो कि इस तिमाही में ये पॉजिटिव जोन में इकनॉमी को लाने के लिए आपको लगता है कि ज़्यादा उन पर डिपेंडेंसी नज़र आई है? और इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि चिंता अभी भी है कुछ सेक्टर्स को लेकर, और उसके साथ साथ अगर आशंका इस तरीके से बढ़ती है, नंबर्स कोरोना के हमने देखे पिछले 1-2 हफ्ते में जो केसेस एक बार फिर से कुछ राज्यों में बढ़ने शुरू हुई, क्या उसका खतरा, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उन सेक्टर पर एक बार फिर से उन्हें कहीं एक लाल घेरे में ला सकता है? जी, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो जो हमारी पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है वो एग्रीकल्चर में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी ग्रोथ हुई है, और जो है आपका कंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा ग्रो किया है। लेकिन अभी भी हमारी माइनिंग जो है और जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन है, वो अभी फिर से इनकम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसा आपने बोला कि अभी भी ये आशंका है कि पैंडेमिक से हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं, ये फिर से रिसर्जेंस हो सकता है, हम नंबर भी देख रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो आपकी चीजें से ट्रेड, कॉमर्स, होटल, उसमें अभी भी डाउन ट्रेंड जारी है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने की है कि सरकार का जो ग्रॉस जो हमारी इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो ग्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें राइज हुआ है। लेकिन अभी भी जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था वो त्योहारों का क्वार्टर था, उस समय दिवाली थी और लगातार त्योहार थे। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है Q3 में। तो ये हमारी चिंता की बात अभी भी होनी चाहिए कि अभी भी कंजम्पशन डिमांड उतनी तरह से इंक्रीज नहीं हुई है। हालांकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ हुई है। फिर सरकार की जो नीति है, देखिए जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस समय हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो आज नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 5-6 महीनों में इकोनॉमी में काफी चेंज किया है, सरकार की नीति भी काफी बदली है। आप बजट में भी इसको देख पाते हैं कि अब ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की तरफ जाना चाह रही है सरकार, और जो है बहुत ज्यादा इसमें जोर है प्राइवेटाइजेशन पे, प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह बनाने के लिए, एसेट मोनेटाइजेशन पे और उन सब चीजों पे। तो उसका असर जो है, जो आप बोले एक्सपेंडिचर की बात है, तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो पैंडेमिक जब शुरू हुआ था तो लोगों को इनकम सपोर्ट के लिए था, सब्सिडीज के लिए था, फूड सब्सिडीज के लिए था, लेकिन अब वो हट के जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, जिसमें हमेशा ही जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। सो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस डेटा में अभी दिख रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एक गेस्टेशन पीरियड होता है, वो हमें कुछ क्वार्टर्स के बाद दिखना शुरू होगा, जो सरकार की नई जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है टुवर्ड्स मोर कैपिटल क्रिएशन। सिद्धार्थ, ये वाकई महत्वपूर्ण है कि जो भी स्टेप हम देखते हैं पिछले करीब 6 से 9 महीने के दरमियान सरकार की, चाहे बजट के जरिए जो अनाउंसमेंट हुए उससे पहले अलग अलग स्कीम्स का है, उसमें एक टाइम फ्रेम ज़रूर होता है वो उसका ज़मीन पर उसे लाने और उसका इम्पैक्ट जब तक हमारे सामने आता है। क्या उस तरह की स्कीम्स का आप देखते हैं कि जो Q3 की बात हो रही, वहाँ पर शुरुआत हो रही है उनके रिजल्ट्स की, उनके इम्पैक्ट की, और इसके बाद जो आगे की तस्वीर होगी वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बदलती हुई नजर आएगी? जी हाँ, जो खर्च अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर से ही उसमें काफी वृद्धि हो गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खास करके, और जो काफी सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि जैसे छोटे बिजनेसेस को, उद्यमों को जो ऋण देना है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे जो दिया गया था, उन सब चीजों का असर जो है अब आने की उम्मीद ज्यादा है। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि लोगों को जो स्टार्ट करने के लिए, जो शुरुआत वापस करने के लिए ऋण लिया होगा, या कुछ ऋण उसमें से उन्होंने पुराने जो अधिक इंटरेस्ट रेट पे ऋण लिया था उसको वापस करने में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब क्योंकि जो डिमांड है वापस आया है और इस वजह से उनको उनकी यूनिट, उनकी इकाई ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है, तो इन सब चीजों से अब एक तरीके से इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है, और ये जो काफी सारे खर्च या जो चीजें होती थी जो लोगों ने रोक रखी थी वह वापस चालू हुआ है। यदि आप मिसाल के तौर पे यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप शर्ट और पैंट तो खरीदेंगे ही, उसी तरीके से काफी सारी चीजें इस प्रकार की हैं जो कि जिनका डिमांड रुक गया था वह वापस आ रहा है। और जो सरकार की स्कीमें हैं
निश्चित तौर पर जो कि कुछ स्कीम में मई जून में अनाउंस हुई, कुछ उसके बाद अनाउंस हुई जो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत में, तो उन सब का असर भी जो है अनाउंसमेंट के बाद क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सब चीजें जो हैं अब शुरुआत हो गई है उसकी, तो ये खर्च में वृद्धि आएगी, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जैसा बता रहे थे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, यानी जो आपने 100 रुपए खर्च किए उसका असर 400 रुपए के डिमांड में दिखेगा। ओके वीरवानी सर, जैसा कि कहा कि Q3 में कंजम्पशन को अगर देखें अभी भी वो लेवल जो है उससे हम काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस बीच में एक्सपेंडिचर बढ़ा है सरकार का डायरेक्ट, और जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि ओपन अप होने के बाद जो खर्चे हैं पब्लिक के लेवल पर वो भी इंक्रीज़ होते नज़र आ है। लेकिन इसको और बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, या किस तरीके से आपको लगता है कि उम्मीद है इसमें आगे आने वाले वर्षों में या महीनों में? और साथ ही साथ स्टेट लेवल पर जो प्रयास, जिसको हम एक बार पिछले कार्यक्रम में आपने कहा था कि जो वहाँ पर स्पीड करने की ज़रूरत थी, क्या वो वाकई उस रफ्तार से बढ़ पा रहे हैं, ओपन हो पा रहे हैं, या अभी भी वहाँ पर चिंता और आशंकाएँ बरकरार हैं? तो ये बिल्कुल सही अभिनव जी ने बोला है कि अगर हम देखें फ्रॉम डिमांड साइड, हमने पहले ओवरऑल पर्सपेक्टिव लिया था, तो डिमांड साइड पे जो है प्राइवेट कंजम्पशन वो अभी पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हुई है। बढ़ रही थी Q1, Q2, Q3, पर वो अभी भी बिल्कुल 100% रिकवरी भी नहीं हुई है। इसका मतलब है उसका नेगेटिव ग्रोथ है अभी Q over Q अगर हम ले तो, आई मीन YOY ले तो क्लियरली उसमें अभी लैग है। पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर कर गई है। क्यों? नॉट बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवरी है, वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी हो रही है, और वो नेसेसरी होगा, जैसे बजट ने फुल्ली एंड करेक्टली रिकॉग्नाइज किया है। और 34.5% जो बजटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही हम भूल जाते हैं कई बार कि इन्वेस्टमेंट खाली सप्लाई साइड ही नहीं होता, डिमांड भी उसकी बढ़ती है। तो अगर हम पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उसके साथ डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसका थोड़ा लैग है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक इसका कंजम्पशन में क्लियरली इफेक्ट विजिबल होगा, पर अभी नहीं है और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। मतलब इमीडिएटली Q4 में भी अभी क्लियर नहीं है कि कितना इफेक्ट इसमें होगा। सो वो ओवरऑल स्ट्रेटजी करेक्ट है, पर एक चीज जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खाली कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये हम कई बार भूल जाते हैं कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, तो अगेन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो डायरेक्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड अगेन थोड़ा मुझे रिग्रेट है, पर अगेन आई एम कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट अगले 6-8 महीने में, अभी वित्त मंत्री ने बोला है GST रिफॉर्म जैसे बात की है। तो यही कारण था कि मैं एम्फसाइज कर रहा था कि MSMEs जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनका सेविंग जो होता है कई वो फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं डालते और उसमें से क्रेडिट लेते हैं, जो बड़े वाले करते हैं, पर बहुत सारे छोटे लोग हैं जो सेव करके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको अगर बढ़ाना होगा तो टैक्स रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका इंपॉर्टेंस ना स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का काफी रोल है GST रिफॉर्म में फॉर एग्जांपल, तो इनको रियलाइज करना चाहिए। ये निट पिकिंग के हम थोड़ा सा इधर से बढ़ा के नए टैक्सेस कहेंगे, दैट्स अ शॉर्ट टर्म एंड उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू प्रोपोगेट कि टैक्स रिफॉर्म इवेंचुअली, जिसको हम रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रिफॉर्म करते हैं, चाहे ये डायरेक्ट टैक्स कोड हो, GST हो, इवन कस्टम्स रिफॉर्म, लीविंग असाइड द चाइना प्रॉब्लम, इससे बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट इवन ज्यादा होता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप कहें रेवेन्यू न्यूट्रल तो बाय डेफिनेशन उसका इन्फिनिट मल्टीप्लायर हो जाता है, आई मीन टेक्निकली। तो इसमें मैं एम्फसाइज करूंगा कि ये दो चीजें मेरे ध्यान से जरा गवर्नमेंट को थोड़ा, और एक मैंने पहले बोला कॉन्टैक्ट सर्विस के कनेक्शन में, और ये टैक्स रिफॉर्म का बड़ा मल्टीप्लायर होता है। अगेन क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, हम तो सोचते हैं एक्सपेंडिचर हो,
पैसे हाथ में दो, पर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका हमें समझना पड़ेगा, इसका बहुत इफेक्ट होता है। और एक आखिरी सवाल अभिनव, शुरुआत आपसे कि जो रिसो की आकलन है, पूर्वानुमान है 7.7 से अब 8% करने का, इसके पीछे कोई खास रीजन नजर आता है? नहीं, देखिए जो ये मान के हम लोग चल ही रहे थे कि आंकड़े रिवाइज होंगे, क्योंकि Q1 और Q2 में जो डेटा कलेक्शन था वो भी डिस्टर्ब था, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी लॉकडाउन में थी तो आपके जो डेटा भी कलेक्शन थे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम इसमें देख रहे हैं कि Q1 में डिक्लाइन थोड़ा ज्यादा हुआ है। आप 24.4% है, पहला जो हमारा एस्टिमेट था 23.9% था। हालांकि Q2 में थोड़ा करेक्शन हुआ है, 7.3 है इंस्टेड ऑफ 7.5। तो उसके कारण क्या हुआ है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है हमारी लास्ट ईयर की, वो थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन दिखा रही है 8% इंस्टेड ऑफ 7.7%। सो ये तो डेटा करेक्शन है, मुझे लगता है कि डेटा और भी करेक्ट होगा जैसे जैसे और हम डेटा को रिकॉन्साइल करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो नजर आती है कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन से टेक्निकली बाहर आ गई है। हालांकि जो है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसको देखना पड़ेगा कि हमारा प्राइवेट कंजम्पशन किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सो जो सरकार की जो नीति है उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने की थोड़ी आवश्यकता दिखती है, क्योंकि कंज्यूमर सभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। जो आपकी सैलरीड क्लास है या जो आपके कंज्यूमर क्लास है वो अभी भी पैसे बचा रही है कि कल को फिर से कोई लॉकडाउन नहीं हो जाए, ऐसे केसेस रिसर्जेंस हो रहे हैं, या कल को कुछ और अनसर्टेनिटी ना क्रिएट हो जाए। सो मेरे ख्याल से सरकार को वहां पे थोड़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ओवरऑल आपके कोर सेक्टर्स भी रिसेशन से बाहर हैं, आपका उसमें भी 0.1% ग्रोथ रेट दिख रहा है। हालांकि वो केवल 3 सेक्टर्स में ही आपकी जो है ग्रोथ दिख रही है, फर्टिलाइजर्स में दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी में दिख रही है और स्टील में दिख रही है। सो वहां पे भी जैसे जैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी वहां पे भी रिकवरी दिखेगी। हालांकि फैक्ट्री साइड से आप देखें तो वो फुल कैपेसिटी के लेवल पे ऑपरेट करना काफी हद तक जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शुरुआत हो गई है। बट डेटा थोड़ा लैग से आता है तो उसको हमें ये स्पेस छोड़ना चाहिए कि फिर से थोड़ा उसको हम जो है चेंज होता हुआ देख सकते हैं आने वाले समय में। सिद्धार्थ, कोई ऐसी चिंता या मैं कहूँ कि चैलेंज जो आपको लगता है कि अब अगले क्यू के लिए हम अगर कहें वहाँ पर फोकस करना होगा या करना चाहिए, जिसके रिजल्ट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आगे रफ्तार या फिर उसकी पॉजिटिव जोन में आगे बढ़ने की रफ्तार? देखिए, ये जो तिमाही है इसमें जो वृद्धि की दर है वो पिछले साल से अधिक तो होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो पिछले साल फरवरी से ही जो वुहान में वायरस आया उसके बाद से आपके इंपोर्ट्स पे असर पड़ने लगा था। तो फरवरी में यदि आपको याद हो तो काफी सारे केमिकल्स हो गए, काफी दवाइयां हो गई, इन चीजों के आयात पे कमी आई थी और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर भी असर पड़ा था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका असर दिखने लगा था और लोग भी एक तरीके से जागरूक होके थोड़ा सा इसका असर आया था। तो फरवरी और मार्च में पिछले साल के तुलना में इस बार अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो इस वजह से इस तिमाही में वैसे भी उम्मीद है कि पिछले साल से अधिक विकास दर रहेगा। जिस चीज पे सचेत रहने की आवश्यकता है वह है इन्फेक्शन का सेकेंड वेव। यदि आप देख रहे हो महाराष्ट्र या कुछ अन्य राज्यों में वृद्धि हुई है कुछ दिनों में, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना हो। और यदि अगर आप कल का स्टेटमेंट देखें वित्त मंत्रालय का तो उसमें भी इस चीज पे सचेत रहने को कहा गया है कि लोगों को इन्फेक्शन से बचने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तो एक थोड़ा सा डर वापस आया है कि कहीं इन्फेक्शन दोबारा ना आ जाए, और उम्मीद यही की जा रही है कि एक टेम्पररी फेज है और हम निकल जाएं और वैक्सीन के आने से यह समस्या थोड़ी कम हो। जी धर्मानी सर, आखिरी कमेंट आपका कि चिंता या जहां पर फोकस करना होगा और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं क्या किस तरीके से स्टेट लेवल पर ये एक बड़ी चिंता हो सकती है इकोनॉमी के नजरिए से? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल जितनी बारी रिएटरेट करें उतना कम ज़्यादा नहीं है कि जो प्रोटोकॉल दिए हैं वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन लगती है अखबारों में पढ़ने से कि कई स्टेट बहुत जल्दी लैक्स हो जाती हैं। तो अनलेस ये मैसेज आप मीडिया से सब इसको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। ये बेसिक सिंपल चीज़ें, मास्क रहना, थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस। मैं पहली बारी एक्चुअली एक मीटिंग पे कल गया था, फर्स्ट टाइम एवर। मैंने देखा है कि
मेरे अपने कोलीग्स जो हैं वो भी मास्क को, मैं तो सारी टाइम अपना मास्क पहने रखा, पर जो कोलीग्स से किसी ने नाक के नीचे कर दिया कोई, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये मैसेज प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सबको और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं को ये रिपीटेडली देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन को टाइम लगेगा, 6 to 9 मंथ्स। मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी बोला था कि जब तक तकरीबन 1 साल ये सबको केयर करना पड़ेगा। मास्क तो सिंपल चीज है, खाली खाने के वक्त आप उतार सकते हो, और जहां तक हो सके क्लोज स्पेसेस में मत खाइए, बाहर जाके खाइए। अगर अपने दोस्तों एक्सेट्रा के साथ बैठना है, ठीक है, बाहर बैठ जाइए। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है जैसे आपने कहा, और ये जब महत्वपूर्ण है कि जो इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अगर वो पॉजिटिव जोन में आ चुकी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत देश अभी भी यहाँ पर कोरोना के केसेस हैं, हम और अभी भी हम जो निगेटिव जोन है उससे बाहर नहीं आ पाए। इसलिए अगर हम उसका एहतियात जो कदम है उनका पालन करते हैं तो ये जो रफ्तार है अर्थव्यवस्था में, ये और तेज़ी के साथ पॉजिटिव जोन में बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट न सिर्फ आम आदमियों पर बल्कि देश पर और पूरी इकनॉमी पर नजर आएगा। यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहें और बने रहिए आप राज्यसभा टीवी के साथ। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।